गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल जी। मैं जितेश एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन कैंपस पे। ये क्लास पंजाब स्पेशल है, पंजाब वाले बच्चों के लिए जिनके लिए कहीं ना कहीं हम लोग जो आपका सैंपल पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हम लोग 6 लेक्चर्स पहले लगा चुके हैं। आज की क्लास 7th क्लास है जिसमें हम लोग 10 to 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के मिसलेनियस होंगे और 5 क्वेश्चन आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का होगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो दिया हुआ है कि अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर, यानी एक बंदा है जो 42 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 5 आवर्स में कवर करता है। कह रहा ही ट्रेवल पार्सली ऑन 40, यानी कुछ पार्ट वो पैदल जाता है किस स्पीड से भाई 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ पार्ट वो बाइसाइकिल से जाता है किस स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपसे जो पूछा जा रहा है वो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल ऑन 40, यानी इस क्वेश्चन में देखें तो दो कहानी है कि आपको जाना कितना है भाई 42 किलोमीटर, उसमें से कुछ पार्ट पैदल जाना है और कुछ पार्ट किससे जाना है, बाइसाइकिल से जाना है। जो पार्ट वो पैदल जा रहा है उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, जो पार्ट वो बाइसाइकिल से जा रहा है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 42 किलोमीटर 5 आवर्स में। तो यहां मैं आपसे ओवरऑल स्पीड पूछूं तो आप 42 को 5 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बन जाएगी 8.4 किलोमीटर पर आवर। यानी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एलिगेशन का है कि एक पार्ट हमने 10 पे कवर किया, एक पार्ट हमने 6 पे कवर किया और ओवरऑल हमने 8.4 पे कवर किया। अगर इस वैल्यू में से मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 1.6 और इधर माइनस करूंगा 2.4। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये रेशियो आता है ये रेशियो डिनोमिनेटर का आता है। अक्सर बच्चों से गलती क्या हो जाती है कि वो इस रेशियो को या तो डिस्टेंस का मान लेंगे या स्पीड का मान लेंगे। यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, आवर है, यानी ये जो रेशियो आएगा वो टाइम का है। यानी इधर उसको टाइम 2 आवर्स लगेगा तो इधर टाइम कितना लगेगा 3 आवर्स। टोटल टाइम क्वेश्चन में कितना लगा है 5 आवर्स। तो आपके 5 की वैल्यू क्वेश्चन के भी 5 से क्या हो गई, मैच हो गई। तो यहां का जो टाइम है वो आपका है 2 आवर्स और यहां का टाइम है आपका 3 आवर्स। आपसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, तो पैदल उसकी स्पीड कितनी है भाई 6 किलोमीटर पर आवर और उसको टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 6 इंटू 2 आपका हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था जो कि आपका एलिगेशन बेस पे था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा द नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई 16%, यानी कोई नंबर था उसको सबसे पहले हमने क्या किया भाई 16% इंक्रीज कर दिया, देन इंक्रीज बाई 14%, फिर हमने उसको क्या कर दिया 14% इंक्रीज कर दिया। करा द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज बाई 30%, जो नंबर आया उसको फिर से हमने 30% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। कह रहा व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर, मतलब आपसे पूछा जा रहा ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज क्या हुआ। तो एकदम सिंपल है, कह रहा फर्स्ट इंक्रीज बाई 16% यानी 116 बाई 100। कह रहा फिर से हमने उसको क्या किया 14% डिक्रीज कर दिया, सॉरी इंक्रीज कर दिया यानी 114 बाई 100। और आगे आपसे क्या कह रहा है कि उसको हमने 30% क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। तो 30% डिक्रीज का मतलब 70 बाई 100। क्लियर। यानी आपका जो क्वेश्चन है ओवरऑल वो दो चीज है कि पहले आपने 16% इंक्रीज किया, फिर आपने क्या किया 14% इंक्रीज किया और फाइनल जो वैल्यू आई उसको आपने क्या कर दिया है 30% डिक्रीज किया। बस इसी को आपको सॉल्व करना है, करते हैं इसको सॉल्व हम लोग। तो ये 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए आपके पास दो चॉइस है, एक आप ये कर सकते हैं कि आप इन सारे नंबर को क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई और नीचे 0 0 रखने दीजिए। दूसरा क्या है कि आप इनकी कटिंग कर दीजिए, जैसे ये हो गया 5 8 50, फिर आपने कर दिया 57 50, फिर आपने इसको कर दिया 29
और ये हो गया 25। ठीक है, इसके अलावा ये नंबर अब किसी से कटेगा नहीं। अब इस कंडीशन में आपको ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। उसके बाद से आपको इससे कंपेयर भी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। समझ में आ रही बात कि पहले आपने क्या किया, ये 29 इंटू 57, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको 7 से करेंगे, फिर ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। क्लियर। दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसको सॉल्व करने का, कि हम इतनी ज्यादा वैल्यू को मिनिमाइज नहीं करते। समझ में आ रही भाई, इतनी ज्यादा वैल्यू को हम मिनिमाइज नहीं करते। हम इसको लिखते हैं 116/100 इंटू 114/100 इंटू 7/10। क्लियर। अब आप 116 को 114 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लीकेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा है, देखिए कैसे। 116 इंटू 114, ये नंबर 16 ज्यादा है, ये नंबर 14 ज्यादा है। तो 16 को आप 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका बन जाएगा 160 और 64 यानी 224। 224 को हमने क्या लिख दिया, 24। 2 कैरी, इसको इसके साथ ऐड करेंगे 130 और 2 132, यानी ये बन गया 13224 इंटू 7 बाई ये इतनी वैल्यू। अगले स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 2 16, 7 दूनी 14, 1 15, 7 3 21, 1 22, 7 एकम 7, 2 9 ओवर 10000। अब इस कंडीशन में अगर नीचे 100 हो जाएगा तो ये 3 कट जाएगा, तो यहां पे भी पॉइंट क्या आ जाएगा, 92.5। यानी जो वैल्यू हो रही है वो मेरी क्या हो रही है, 100 से 92.56। और आपसे जो पूछा गया है वो नियरेस्ट टू एन इंटीजर। तो अगर ये 92 होता तो कितना होता आपका, 8%। लेकिन ये 92.56 है, तो इसको इंटीजर में क्या लूंगा मैं, 93। तो 100 से वैल्यू 93 हो रही है, इसका मतलब 7% क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज का था, लेकिन इसमें परसेंटेज से ज्यादा आपको कैलकुलेशन सीखना था। तो मैंने ये आपको बताया कि अगर आप पूरा का पूरा कटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप कटिंग नहीं करते हैं तो कैलकुलेशन आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। करा द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। 8 कॉन्जिक्यूटिव क्या है, ऑड नंबर है, जिनका एवरेज क्या है, 28 है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने हमेशा बताया हुआ एवरेज पढ़ाते समय भी, कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, तो आपको कोई वैल्यू लेट नहीं करनी होती। जैसा भी कई बच्चे शुरू हो जाएंगे x प्लस 2 x प्लस 4, ऐसा कुछ भी नहीं करना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कितने नंबर है, 8। 8 गोले मान लीजिए मैंने बना दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो एवरेज कहीं ना कहीं बीच में आएगा, यानी दोनों के बीच में आएगा। कितना दिया है एवरेज भाई, 28। 28 किन दो नंबर के बीच में आता है, तो आप कहेंगे सर 27 और 29। तो अगला नंबर 31, अगला नंबर 33, अगला नंबर 35। इधर जाएंगे 25, 23, 21। क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया, 56। समझ में आई बात, आई खोपड़ी में। सिंपल क्वेश्चन क्या था, कितने नंबर थे, 8 नंबर थे, 8 गोले मैंने बना दिया। एवरेज इनका हमेशा कहां आता है भाई, सेंटर में। सेंटर में मैंने बना दिया, कितना हो गया, 28। 28 किन दो नंबर के बीच में है, तो 27 और 29। इधर चल गए ऑड नंबर, इधर भी चल गया ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का सम दोनों को ऐड कर लिया, कहानी खत्म। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं। करा लेट x बी द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई 16, 24, 30, 36 एंड 45। यानी कोई ऐसा नंबर जो 16, 24, 30, 36 और 45 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो अगर मैं बोलूं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, अगर एग्जांपल के लिए, तो आप कहोगे सर 6।
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 2 and 5, तो आप कहोगे 10। यानी जो वो नंबर है वो कहीं ना कहीं इन नंबर का क्या है, एलसीएम है। यानी स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 16, 24, 30, 36, 45, वो इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, एंड एक्स इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसमें सारे नंबर का क्या होना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं और जो जो पेयर की कमी होगी वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होगा भाई, 2 से, 12, 15, 18, 45, फिर करेंगे 2 से, 4, 6, 15, 9, 45, फिर 2 से, 2, 3, 15, 9, 45, फिर 3 से, 2, 1, 5, 3, 15, फिर किससे भाई, 3 से, 2, 1, 5, 1, 5, फिर लास्ट में किससे कर लेंगे हम, 5 से। तो यहां बच जाएगा 2, 1, 1, 1, 1। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ये जो भी वैल्यू आएगा वो आपका होगा एलसीएम। अब कह रहा है क्वेश्चन कि ये क्या होना चाहिए, जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर। तो देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ये एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया और ये भी एक पेयर बन गया। यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सिर्फ एक 5 की कमी है, तो इसको मैं 5 के साथ क्या कर दूंगा भाई, मल्टीप्लाई। तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब कर देते हैं इसको, 25 दूनी 50, 100, 200, 400, 3, 12, 3, 3600, यानी ये आ गया 3600। 3600 वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसके साथ साथ इन सब से क्या है, डिविजिबल भी है। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई दिस। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, इनका एलसीएम, इनको सॉल्व करते आ जाता है 180। ये 180 है मेरे ख्याल से, अच्छा ये भी है ना, 36, 5, 24, 336, 720 आ जाता। क्लियर। 720 आ जाता। पूछा है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो आंसर क्या हो गया, 3600। लेकिन क्वेश्चन इसके आगे भी है और कह रहा है कि अगर मैं इस नंबर को 123 से डिवाइड करूं, तो अगर मैं इस नंबर को 123 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो करते हैं 12, 246, 14, 1, 7, 12, 9, 108, 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 20, 9 एकम 9, 2 11। यानी जो मेरे पास रिमाइंडर आया वो क्या आ गया, 33। यानी इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को मर्ज किया गया था। पहला ये था कि नंबर बताइए जो इनसे डिवाइड हो, तो सीधे सीधे इनका एलसीएम। नंबर बताइए जो इनसे डिवाइड भी हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, देन आपका आंसर 3600। और जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन था वो ये था कि नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो और उसको अगर 123 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो जो आपका आंसर आया वो 33। अगला प्रश्न लेते हैं, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, बाकी क्वेश्चन समझ लेते हैं। 25 माइनस 6 माइनस 14 माइनस 18 माइनस 8 प्लस 3 पे बार। ठीक है, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट नहीं पता क्या है, बट इसी क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। ठीक है, देखिए इसमें सिर्फ हमें इस बार का मतलब समझना। होता क्या है कि अगर ये बार नहीं होता तो ये माइनस होता और ये क्या होता, प्लस में होता। लेकिन ये बार होने का मतलब है कि पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, बस ये एक छोटा सा पॉइंट समझना। बाकी सिंप्लीफिकेशन आप सब लोग को आता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 25 माइनस 6, 19 माइनस 14 माइनस 18 और 8 प्लस 3 11, बस। क्लियर। तो 19 माइनस 14 माइनस 18 11 कितना हो गया, 7। 19 माइनस 7 यानी आंसर क्या आ गया आपका 12। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट था, इसलिए आंसर हमारा नहीं आ रहा। सिंपल इसमें सीखना था कि जो बार होता है
उसको पहले सॉल्व करते हैं और उसमें इसका माइनस साइन कंसीडर नहीं होगा क्योंकि इस लाइन के ये बाहर है। तो पहले आप इनको सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसको माइनस के साथ कंसीडर करेंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 12। क्लियर। चलिए, कह रहा आई रीड एक क्वेश्चन फ्रैक्शन का है। फ्रैक्शन के क्वेश्चन पंजाब के पेपर में ना हर एग्जाम में ऑलमोस्ट आते हैं। कह रहा है कि आई रीड 3/8 पार्ट ऑफ ए बुक, यानी कोई बुक था उसका 3/8 पार्ट मैंने पढ़ लिया, एंड 4/5 ऑफ द रिमेनिंग ऑन द नेक्स्ट डे। मतलब आज मैंने पढ़ा 3/8 और कल मैंने बचे हुए का 4/5। ये ध्यान से देखना, कई बार क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट डे आई रीड 3/8, नेक्स्ट डे आई रीड 4/5, लेकिन यहां क्या कह रहा है 4/5 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग ऑन नेक्स्ट डे। और फाइनली कितने पेज बच गए, 30 पेज बच गए। तो बुक में कुल कितने पेज थे। कभी भी ऐसा फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो आप वैल्यू ऐसा एज्यूम करिए जो डिनोमिनेटर का मल्टीपल हो, यानी 8 और 5। तो मैंने मान लिया कि जो टोटल पेज हैं वो हो गए 40। टोटल पेज मैंने कितने मान लिए भाई 40। करा पहले दिन फर्स्ट डे मैंने 3/8 पढ़ लिए, 5 यानी कितने पेज मैंने पढ़ लिए 15 पेज। तो बचा कितना 25 पेज। क्लियर। कह रहा अगले दिन मैंने 4/5 पार्ट पढ़ लिया, यानी कितना पढ़ लिया मैंने 20। तो 15 और 20 टोटल मैंने 35 पेज पढ़ लिए। बुक में टोटल पेज थे कितने 40, तो बचे कितने 5। इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने बचे हैं 30। तो 5 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू 6। आपसे पूछा गया है टोटल पेज, तो टोटल आपने कितना माना हुआ है 40। तो 40 इंटू 6 दैट इज 240। क्लियर। एक तरीका ये था। दूसरा क्या है कि अगर रिमेनिंग पे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट उसको एक लाइन में कैसे करेंगे, देखिए ये तो तरीका था ही। दूसरा क्या था कि टोटल पेज मुझे नहीं पता, पहले दिन मैंने अगर 3/8 पार्ट पढ़ लिया तो बचा कितना 5/8। फिर दूसरे दिन मैंने 4/5 पार्ट पढ़ लिया तो बचा कितना 1/5। इसी फाइनली बचे हुए की वैल्यू कितनी है 30। 5 से 5 कट गया, 8 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 240 पेज। राइट। तो ये तब काम करेगा जब बार बार रिमेनिंग होगा। जैसे यही क्वेश्चन होता है कि पहले बार मैंने पहले दिन 3/8 पढ़ लिया और दूसरे दिन 4/5 या 3/5 पढ़ लिया, बचा हुआ वर्ड नहीं यूज करता, तो ये काम नहीं करेगा, ये हमेशा काम करेगा। तो ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन था जिसको मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा था फाइंड द एलसीएम। एलसीएम के 2 क्वेश्चन आज हमने लिए हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको देख के आप छोड़ना चाहते हैं वास्तव में, लेकिन इनको छोड़ना नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है और इसमें कुछ मेहनत करना है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए ना, तो जैसे 2 का पावर यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे क्वेश्चन में जो भी नंबर दिया हो उसका सबसे बड़ा पावर ले लीजिए। जैसे 2 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा 3। अगला नंबर क्या है आपका 5 है, 3 भी है, 3 ढूंढिए। तो 3 का पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ 3 का पावर क्या है 5, यहाँ 3 का पावर क्या है 2, सबसे बड़ा पावर। तो 3 का पावर क्या हो गया 5। अब आज ये 5 का पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 का सबसे बड़ा पावर क्या हो गया 3। अब क्या बचा 7। 7 का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो 7 का पावर सबसे बड़ा क्या हो गया 4। अब अपने ऑप्शन में ढूंढिए कि ऐसा ऑप्शन कहां दिया हुआ है 2 का पावर 3, 3 का पावर 5, 5 का पावर 3 और 7 का पावर 4, यानी यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो परेशान नहीं होना है, सिंपली ऐसे सॉल्व कर लेना है। करा द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर आप सब लोग को पता है कि क्या होता है भाई 2l प्लस बी, और एरिया क्या होता है l प्लस बी। करा द पैरामीटर एंड एरिया कितना है 42, यानी पैरामीटर कितना है 42 और एरिया क्या है 108, यानी 2 से इसको कट करेंगे क्या हो जाएगा 21। पूछा क्या गया है लेंथ ऑफ द डायगोनल, कोई दिक्कत नहीं,
ये रेक्टेंगल में ये क्या होता है आपका डायगोनल, ये एल ये बी, तो ये क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हमें एल और बी पता चल जाएगा तो अपने आप वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखते हैं, कह रहा है अब यहां पे एक तरीका ये होता है कि बच्चे इसको सॉल्व करने में बिजी हो जाते हैं कि यहां से वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे। मैं देख रहा हूं सिंपल, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है 108 और दो नंबर का सम क्या है 21, यानी कोई ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका सम क्या हो 21 और जिनका प्रोडक्ट क्या हो 108। क्लियर? तो वो नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होंगे 12 और 9। 12 9 जा 108, 12 प्लस 9 21। आप इक्वेशन भी बनाएंगे तो वहां पे भी जब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो वहां भी तो आप यही सोचेंगे कि 108 के दो पार्ट जिनसे 21 बने तो 12 और 9 होगा। तो वही चीज डायरेक्ट हमें यहां सोचना है। ठीक है, अब L की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 181, दोनों का सम करेंगे 225 और 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 15। यानी जो आपसे डायगोनल पूछा गया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। करा द डिफरेंस बिटवीन मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 16। 9 एंड 16 का मीन प्रपोर्शन और 4 और 9 का मीन प्रपोर्शन। ठीक है, मीन प्रपोर्शन आपको पता है कि जो भी दो नंबर दिए जाते हैं इनका रूट हो जाता है प्रोडक्ट का, यानी 9 इंटू 16 144 यानी 12, 4 इंटू 9 36 यानी 6, और इनका आपसे क्या पूछा गया है डिफरेंस, यानी 6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? मीन प्रपोर्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, इसको ऐसे लिखते हैं ना, a प्रपोर्शन b टू दी प्रपोर्शन b प्रपोर्शन c। अगले स्टेप में ये हो जाता है फाइनली b स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देन b की वैल्यू अंडर रूट ए सी। इसी को हम क्या बोलते हैं मीन प्रपोर्शन। तो एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये था, दोनों का मीन प्रपोर्शन। तो 16 नवा 144, 144 किसका होता है 12 का, 4 नवा 36 किसका होता है 6 का, दोनों का मीन प्रपोर्शन 12 और 6 का डिफरेंस 6। क्लियर? तो रेशियो का ये क्वेश्चन था जिसमें हम लोग मीन प्रपोर्शन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से लिया गया है। क्या कह रहा है 10 मैन आर 15 वुमेन। इसका मतलब भाई 10 मैन इक्वल टू 15 वुमेन, ये आप सब लोग को पता होगा। तो मैन बाई वुमेन इक्वल टू 15 बाई 10, दैट इज 3 बाई, यानी मैन की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, वुमेन की 2 हो जाएगी। और का मतलब यही होता है। आगे क्या दिया हुआ है, करेक्ट कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। तो किसी से कर लीजिए, 10 मैन किसी काम को 30 डेज में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन 15 मैन एंड 27 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। तो बस इनकी एफिशिएंसी पुट करना है। 10 मैन यानी 10 इंटू 3 इंटू 30 इक्वल टू 15 इंटू 3 45 प्लस 27 इंटू 2 54 इंटू डेज 2। तो 10 इंटू 3 इंटू 30, इनको ऐड करेंगे 99 नीचे आ जाएगा, 3 33 3 10 11, यानी 100 बाई 11 दैट इज 9 1 बाई 11 डेज। क्लियर? तो यही आपसे पूछा गया है कि ये काम को कितनी देर में करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9 1 बाई 11 डेज। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके थे किसके भाई, अर्थमेटिक के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के भी 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएं। और डीआई में आपको यह सीखना है कि क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन का टाइम कैसे बचाना है, और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप बिना कैलकुलेट किए भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्टडी द फॉलोइंग पावर चार्ट, जहां पे सेल्स दिया हुआ है, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं भाई 2100, अलग अलग डिपार्टमेंट में दिए हुए हैं ए बी सी डी में, यानी एक ही ग्राफ है तो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होने वाला नहीं है। लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं।
करा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ए एंड ई टुगेदर, ए एंड ई टुगेदर। तो ए एंड ई में कितने हो गए 34 एंड दैट ऑफ डिपार्टमेंट डी, डी में कितने हैं 28। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो इन सबकी वैल्यू निकालने, नहीं भाई सबका टोटल कांस्टेंट है, तो आप देखो कि इन दोनों का सम कितना हो गया 34, इधर क्या है 28, इनका जो डिफरेंस आएगा वो 6 आ जाएगा। तो 2100 का 6%, 126 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको बताना है कि ए और ई के टोटल और डी का डिफरेंस। तो ए के एम्प्लॉय निकालने की जरूरत नहीं है, ई के भी एम्प्लॉय निकालने की जरूरत नहीं है, डी भी, क्योंकि सारा डाटा एक ही वैल्यू के लिए है। तो ए और ई का सम 34, डी 28, इनका डिफरेंस 6%। तो सीधे सीधे हम 2100 का 6% निकालेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट सी, यानी सी में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो क्या है 5:4। ये सारा डाटा किसका दिया हुआ, मेल का दिया हुआ, इस बात का ध्यान रखना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट सी इन द कंपनी। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय पूछा जा रहा। अब देखिए इसमें से भी बच्चे फिर वैल्यू पे जाएंगे, वैल्यू पे नहीं जाना। सी में कितना परसेंट है भाई 20%, यानी मेल जो है वो कितना है मेरे पास 20%। मेल का यूनिट कितना है मेरे पास 5। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 20%, तो एक यूनिट की वैल्यू 4%। टोटल मिलके एम्प्लॉय कितना है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 36%। समझ में आ रही बात। अगर 5 रेशियो है और इसका परसेंटेज कितना है भाई 20, तो 5 रेशियो की वैल्यू 20, तो 1 रेशियो की वैल्यू 4%। टोटल एम्प्लॉय 9, तो 9 की वैल्यू 36%, 2100 का 36%। आप अलग अलग वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं। 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 3 75, यानी 756 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कदा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी टुगेदर, देखिए ए एंड बी टुगेदर, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया भाई 42%। टू डिपार्टमेंट सी एंड ई टुगेदर, सी एंड ई टुगेदर 30%। फिर बच्चे इसमें वैल्यू निकालेंगे। मैंने पहले ही बताया कि बच्चों वैल्यू नहीं निकालना, क्योंकि वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। 7:5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये एक चीज आप सीख पा रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन में जहां वैल्यू की जरूरत भी है वो मैं सबसे लास्ट में निकाल रहा हूं, अदरवाइज हम सारा का सारा काम इस पाई चार्ट के ऊपर कर रहे हैं। अगला प्रश्न। इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी इज 1200, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी इज 1200। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय का मतलब इसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय तो कोई बात नहीं, डी में मेल कितने हैं 2100 का 28%, 28 से कम 28, दूनी 56, दूनी 58, यानी 588 क्या है मेरे पास मेल हैं। और टोटल कितने हैं भाई 1200, तो ये 612 एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे आपके फीमेल हो जाएंगे। कैसे पता चला, हमने क्या किया 1200 में से 588 को माइनस कर दिया, क्योंकि टोटल एम्प्लॉय 1200 हैं। अपने पास जो डाटा है वो किसका है भाई मेल का है, तो मेल 588 हैं, तो जो बच गए वो क्या हो जाएंगे फीमेल। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। करा इफ 40% ऑफ द मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट सी इन द कंपनी आर मैरिड। 40% ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट सी, सी में कितने थे भाई 20% है, इसमें से 40% क्या है मैरिड है। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट सी हु आर नॉट मैरिड। तो अगर इसमें से 40% मैरिड होंगे तो नॉट मैरिड कितने होंगे 60%। तो 20 का 60% यानी टोटल का 12%। टोटल एम्प्लॉय कितने थे 2100, इसका 12% नॉट मैरिड, 12 कम 12, 12 24, 1 25, यानी 252 एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे नॉट मैरिड।
तो ये आपका पाई चार्ट के बेस पे DI था। आई होप आज का सेशन आप सब लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड नाइट।